हुडेड हैंड टाइलन लैनिस्टर के मरने के बाद में किंग एगॉन द थर्ड ने फाइनली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करना शुरू किया। उसने सबसे पहले एलिन वेलारियन को उसका रॉयल एडमिरल बनाया, मास्टर ऑफ शिप्स बनाया, और उसने उसके वाइफ बेला टारगेरियन को भी किंग्स लैंडिंग में एक एडवाइजर के रोल में बुला लिया। देन उसने कुछ अपने लिए नए किंग्सगार्ड को खुद ही से हायर किया, और सबसे बड़ा एगॉन द थर्ड का डिसीजन था लॉर्ड थैडियस रोवन को हैंड ऑफ द किंग बनाना। एगॉन ने अपने अभी नए से दोस्त बने हुए एडवाइजर ओरवाइल के जरिए थैडियस रोवन को किंग्स लैंडिंग में वापस बुलाया, और उसने अपने पुराने रीजेंट्स रॉयस कैरन और जेन एरिन को भी रेवन भेज के कहा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में जरूरत है। बट उन्हें अच्छे से रेवन पहुंचने के पहले ही, और जो भी एगॉन द थर्ड कर रहा है वो अच्छे से इफेक्ट लेने के पहले ही, रेड कीप के काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में एक नया धुरंधर उभर के आया था, लॉर्ड अनवेन पीक। तो छोटे किंग एगॉन द थर्ड ने यहाँ वहां पर छोटे मोटे डिसीजंस लिए तो थे, बट अभी भी ऐसा था कि उसने लिए हुए डिसीजंस को, उसने दिए हुए ऑर्डर्स को मानना है ही, ऐसा नहीं था। वो अभी भी माइनर होने के वजह से, एक बच्चा होने के वजह से, उसका काउंसिल ऑफ रीजेंट्स जो हुक्म देगा वो हुक्म एगॉन द थर्ड के ऊपर है। इवन दो एगॉन द थर्ड कहने के लिए किंग है, बट फिर भी इस समय पर काउंसिल ऑफ रीजेंट्स की अथॉरिटी उसके ऊपर आती थी। तो इसका मतलब जो भी इस समय काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में है, उनकी अथॉरिटी साक्षात किंग एगॉन द थर्ड के ऊपर है। एंड इस समय काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में किसी की अगर पावर थी तो वो थे लॉर्ड अनविन पीक। तो वैसे कहने के लिए लॉर्ड अनविन पीक के साथ साथ ही लॉर्ड मैनफ्रेड मूटन और ग्रैंड मास्टर मनकन भी इस समय पर काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में मौजूद थे, बट ऐसे यहाँ पर अभी 3 ही लोग हैं, और उसमें अनविन पीक सबसे ज्यादा पावरफुल थे। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इवन लॉर्ड मैनफ्रेड मूटन को भी विंटर फीवर हो गया था, तो इस समय पर मैनफ्रेड मूटन रेड कीप में ही अपने कमरे में एकदम बेड रिडन थे, वो उस विंटर फीवर के बीमारी से रिकवर हो रहे थे। और दूसरे तरफ रहे ग्रैंड मास्टर मनकन, जो एक बहुत ही अच्छे एडवाइजर थे, और वो किंग एगॉन द थर्ड के लिए लॉयल थे, बट उन्हें कोई भी पॉलिटिकल शातिर गेम ऑफ थ्रोन्स का खेल खेलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना काम करना चाहते थे, बट उन्हें कोई भी ऐसा लीडर वगैरह बनना नहीं था। तो बेसिकली हुआ ये था कि अचानक टाइलन लैनिस्टर, लियोविन कॉर्बरे और कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों का रेड कीप में मरने के वजह से काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में इस समय पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। कोई भी वहां पर लीडर नहीं था, और उस चीज का फायदा उठाया लॉर्ड अनविन पीक ने। यहाँ पर अनविन पीक ने बराबर से देखा कि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता, तो उन्होंने सीधा डिक्लेयर किया कि वही अब से लॉर्ड रीजेंट इस काउंसिल ऑफ रीजेंट में रहेंगे। बट उसी के साथ साथ वो हैंड ऑफ द किंग और प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म भी रहेंगे। फिर क्विकली अनविन पीक ने छोटे राजा एगॉन द थर्ड ने जितने भी अपॉइंटमेंट और अरेंजमेंट की थी उन सभी को नल एंड वॉइड खारिज कर दिया। अनविन पीक ने सीधा एक रॉयल डिक्री निकाली, जिसमें उन्होंने बता दिया कि इस 12 साल के छोटे राजा के डिसीजंस को हम मान नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज नो बॉय ऑफ 12 ईयर ओल्ड have the judgment to decide such weighty matters of realm। लॉर्ड पिक ने सीधा एगॉन द थर्ड को कह दिया कि जो भी फॉर्मर रीजेंट्स थे, जैसे कि जेन एरिन और रॉयस कैरन, जो इस समय पर अपने अपने कैसल्स में विंटर फीवर के बीमारी से बचे थे, जिंदा थे, उनको हम वापस रेड कीप में नहीं बुला सकते, क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया था और वो इस्तीफा देके यहाँ से रेड कीप से निकले थे। तो अगर वो निकल गए तो निकल गए, उनको अभी वापस यहाँ पर रेड कीप में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में जगह नहीं मिल सकती। अगर छोटे राजा को किसी दूसरे रीजेंट्स को लाना है तो ठीक है, बट पुराने रीजेंट्स वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने रीजेंट के पोस्ट के लिए रिजाइन किया था और उसे तुम्ही ने एगॉन द थर्ड ने एक्सेप्ट भी किया था, तो वो वापस नहीं आ सकते। जैसे ही अनविन पिक ने ये नहले पे दहला का गेम खेला तो छोटा 12 साल का बेचारा किंग एगॉन द थर्ड उन्हें कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पाया।
एग्जैक्टली यही से अनविन पिक ने अपना पावर गेम खेलना शुरू कर दिया, अपने अलग अलग शातिर गेम्स खेलने शुरू कर दिए, जिसे सिर्फ 12 साल का एगोन द थर्ड अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा था। इस समय पर अनविन पिक के शातिर गेम ऑफ थ्रोन्स के गेम्स में से, पॉलिटिक्स में से एगोन को वहां पर बचाने वाला कोई भी नहीं था। ही वॉज ऑल अलोन एंड अनविन पिक को जो चाहिए वो कर सकते थे। इस समय तक वैसे ओरवाइल ने किसी को भी यहाँ वहां पर लेटर्स भेज के किंग्स लैंडिंग में रेड किप में बुलाया नहीं था। तो सबसे पहले अनविन पिक ने एक पावर गेम जो खेला वो था ओरवाइल को सीधा जेल में डालना। तो ओरवाइल को ऑब्वियसली रेवंस का वगैरह इस्तेमाल करना अच्छे से आता था। वो यहाँ वहां पर रेवंस को भेज के किसी को इत्तला कर सकते थे कि यहाँ पर रेड किप में अनविन पिक क्या गेम्स खेल रहे हैं। तो वो सभी चीजें ओरवाइल ना करे, इसके लिए अनविन पिक ने ओरवाइल को सीधा जेल में डाल दिया। तो अनविन का ओरवाइल को जेल में डालने का अपना एक पर्सनल गोल था, उनका एक सीक्रेट प्लान होता है ओरवाइल को पकड़ने में। बट यहाँ पर अनविन ने एगोन को बता दिया कि उन्होंने ओरवाइल को जेल में डाला है क्योंकि ओरवाइल को यही कुछ 2 साल पहले वॉल पर भेजने की सजा दी गई थी, बट वो उस सजा में से भाग के निकला था और वो छुपके से यहाँ वहां पर रह रहा था। तो उसके लिए वैसे तो पहले टाइलैंड और एगोन ने ओरवाइल को माफ किया था, बट अनविन कह रहे हैं कि उस चीज को वो माफ नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने ओरवाइल को रेड किप के डंजन्स में डलवा दिया। अब ये चीज एगोन द थर्ड को वैसे पसंद नहीं आई थी, बट अनविन पिक के सामने एगोन का कुछ भी नहीं चला। नहीं चाहकर भी उसने इस पनिशमेंट को सैंक्शन किया और इसी तरीके से अनविन एगोन द थर्ड को बराबर से एक कठपुतली बनाकर एक बहुत ही बड़ा पावर गेम रेड किप में खेलने लगे। जैसे जैसे दिन कटते गए वैसे वैसे भोला किंग एगोन द थर्ड अनविन पिक जो भी कहते थे वो सब कुछ सुनता था। अनविन पिक जो भी उससे सिग्नेचर मांगते, सील्स मांगते पेपर पर, तो एगोन द थर्ड उनको सैंक्शन कर देता और लॉर्ड पिक अपनी मनमानी यहाँ वहां पर करने लगे। सबसे पहले तो अनविन पिक ने एक पेपर ऐसा एगोन द थर्ड को दिया था जिसमें उन्होंने थैडियस रोवन के हैंड ऑफ द किंग के अपॉइंटमेंट को गलत ठहरा दिया। फिर अनविन ने थैडियस रोवन को ही हैंड ऑफ द किंग के अलावा एक ऑफिस दे दिया, दैट वाज मास्टर ऑफ लॉज, और उनको रेड किप में बुलाया गया। अब वैसे तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एक भयानक बैटल ऑफ द हनी वाइन में अनविन पिक ग्रीन्स के साइड से और थैडियस रोवन ब्लैक्स के साइड से बैटल में लड़े थे। बट अभी किंग एगोन द थर्ड थैडियस रोवन को यहाँ पर रेड किप में चाहते थे, तो इसीलिए अनविन पिक ना चाहकर भी यहाँ पर थैडियस रोवन को बुलाते हैं। वैसे उनको इस अपॉइंटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बट थोड़ा एगोन द थर्ड का मन रखने के लिए, उसे थोड़ा खुश करने के लिए अनविन पिक ने यहाँ पर थैडियस रोवन को बुलाया एज अ मास्टर ऑफ लॉर्ड्स पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ रीजेंट्स। तो अनविन पिक ने ये एक ही पोजीशन राजा एगोन के कहने पर कर दी, बट बाकी ढेर सारी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो भी किंग्स लैंडिंग की इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वो अनविन पिक ने उन्हें जैसे चाहिए वैसे फुलफिल की। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन में अनविन पिक ने सर मास्टन वॉटर्स को लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड बना दिया और उस मास्टन वॉटर्स को ही उसके अलग अलग किंग्स गार्ड ढूंढने का हुक्म भी दे दिया। देन अनविन पिक ने क्विकली एलिन को मास्टर ऑफ शिप के पोजीशन से हटा दिया और उसने सीधा एलिन को बता दिया कि तुम्हारी जब भी जरूरत हमें पड़ेगी तभी हम तुम्हें बुलाएंगे, अभी आयरन थ्रोन को एलिन वेलारियन के वेलारियन फ्लीट की जरूरत नहीं। अभी अनविन पिक ऐसे धीरे धीरे पावर गेम खेलने ही लगे थे। हमने अनविन पिक के बारे में कई सारी चीजें जानी, बट व्हाट इज दिस हाउस पिक, इसे हम थोड़ा सा क्विकली जानते हैं। तो एक जमाने में ये हाउस पिक ऑफ स्टार पाइक पूरे रीच में एक पावरफुल हाउस था। हाई गार्डन के हाउस गार्डनर के यहाँ पर पीक लॉर्ड्स मतलब एक एज अ काउंसिलर्स काम करते हैं। जैसे जैसे हाउस पीक की पावर रीच के इलाके में बढ़ती चली गई तो उन्होंने और एक अपना बड़ा कैसल बनवाया था व्हाइट ग्रोव नाम का, और उस कैसल पर भी हाउस पीक ही आ गए थे। मतलब उनका खुद का अभी एक बड़ा स्टार पाइक का कैसल था और छोटा व्हाइट ग्रोव का भी कैसल। ऐसे 2 अलग अलग कैसल पीक
लॉर्ड्स रूल करने लगे। देन इसके बाद में रीच के इलाके में ही हाउस मैंडरली करके एक हाउस भी था, और ये हाउस मैंडरली और हाउस पीक उनके बीच में राइवलरी शुरू हो गई। तो इवेंचुअली एक वॉर में इट वाज लॉर्ड लोरिमर पिक जिन्होंने हाउस मैंडरली के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की, और उन्होंने हाउस मैंडरली को रीच में से भगा दिया। और उसी के बाद में हाउस मैंडरली इवेंचुअली नॉर्थ में व्हाइट हार्बर नाम के छोटे से बंदरगाह पे जाके बसे थे, जिसको इवेंचुअली फ्यूचर में हाउस मैंडरली ने नॉर्थ का एक बड़ा बंदरगाह बनाया। तो इस लॉरीमोर पिक के वजह से हाउस मैंडरली रीच के रीजन को छोड़ के नॉर्थ में जाके बसे थे, और इस लॉरीमोर पिक के बहादुरी के लिए वहां के हाउस गार्डनर के किंग पर्सियन द थर्ड ने मैंडरलीज का कैसल डस्टनबरी भी हाउस पिक को दे दिया। तो ये हाउस पिक इस समय पर रीच में अलग अलग 3 कैसल्स पर रूल करते थे, और उसी वजह से इस हाउस पिक के सिजिल पर ऐसे 3 कैसल्स हमें देखने मिलते हैं। सो ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में हाउस पिक की काफी तरक्की हुई थी, और उनके कई सारे अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेसेस की शादियां यहाँ वहां पर रीच में हाई टॉवर्स, कॉस्टेंस, रेडविंस ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस के साथ में उनकी शादियां की जाती। उनके रिश्ते एकदम पावरफुल लोगों के साथ में बनते थे, और इन जनरल हाउस पिक मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउस इन द रीच रहा था फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बट जैसे ही वेस्टेरोस को टारगेरियंस ने कॉन्कर किया, यही कुछ 2 BC 1 AC के आसपास, तभी फील्ड ऑफ फायर के डेंजरस वॉर में हाउस पिक के भी कई सारे लोगों को मारा गया था। उस फील्ड ऑफ फायर के भयंकर वॉर में हाउस गार्डनर को तो पूरी तरह से तबाह किया गया था, और उनके पूरे मरने के बाद में उनको पूरी तरह से एगोन द कॉन्करर ने खत्म करने के बाद हाउस गार्डनर का फेमस कैसल ऑफ हाई गार्डन हाउस टायरेल को दिया गया, और एक झटके में हाउस पिक के नए ओवरलॉर्ड्स आ चुके थे, हाउस टायरेल। और ये चीज पिक्स को पसंद नहीं आई थी। हाउस टायरेल और हाउस पिक में वैसे कोई इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक हाउस पिक एकदम ही पावरफुल हाउस रहा था, और वो हाउस टायरेल को घास भी नहीं डालते। ऐसा ही समझ लो कि हाउस पिक के लोग टायरेल्स को उनके नीचे समझते, बट एगोन द कॉन्करर के डिक्री के वजह से, उसके हुक्म के वजह से हाउस टायरेल एक झटके में पूरे रीच के सबसे पावरफुल हाउस बने, और एगोन द कॉन्करर ने जो कहा वो चीज ना चाह के भी हाउस पिक को माननी पड़ी। कहते हैं कि हाउस पिक अपने आप को रीच के सबसे पावरफुल हाउस समझते, और सालों से उनके हाउस में उनके बच्चों को वगैरह यही बताया जाता कि हाउस पिक कितना सालों पहले पावरफुल था, और कैसे हमारे इस हाउस पिक को पुरानी ग्लोरी वापस दिला के देनी चाहिए। और ऐसे ही करते करते इवेंचुअली एक जनरेशन में पैदा हुआ था ये अनविन पिक, जो चाहता था कि वो अपने हाउस पिक को वापस पुरानी ग्लोरी दे सके। इफ यू रिमेंबर तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में भी ये लॉर्ड अनविन पिक एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ग्रीन्स के साइड में रहा था, और वो एक्चुअली वन ऑफ द कैल्ट्रॉप्स भी था जिसने ह्यू और उल्फ को मारने की प्लानिंग की थी। बट इवेंचुअली जब सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन हुआ, यहाँ वहां पर कितने सारे लोग मरे, बट फिर भी लॉर्ड अनविन पिक एक लीच के तरह, एक कॉकरोच के तरह जिंदा रहे। तो जैसे ही अनविन पिक अभी किंग्स लैंडिंग में रूल करने लगते हैं, तो वो चाहते थे कि हाउस पिक के जितने भी लॉयलिस्ट हैं, उनके जो भी खास आदमी हैं, वो एक एक करके इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आने लगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने जाना कि सर मास्टन वॉटर्स को लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड बनाया गया। देन उसके बाद में उन्होंने अपने ही नेफ्यू सर अमाउरी पिक को भी लाया एज अ किंग्स गार्ड। देन अनविन पिक ने अपने आंटी, जो इस समय पर विधवा थी, शी वॉज अ विडोड आंट, उस विधवा विडोड आंट क्लैरिस ऑस्ग्रे को भी लाया उन्होंने किंग्स लैंडिंग में रेड किप में, ताकि वो क्लैरिस ऑस्ग्रे जहेरा को अच्छी तरीके से संभाल सके। वो चाहते थे कि क्वीन जहेरा का जो भी हाउस होल्ड है, वहां पर जितने भी नौकर चाकर वगैरह काम करते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक औरत की जरूरत है। तो उसी के लिए अनविन पिक ने अपने आंटी
वैलेरिस ऑस्ग्रे को यहाँ पर लाया। देन जैसे अनविन पिक ने अपने नेफ्यू अमाउरी पिक को किंग्सगार्ड में लाया था, वैसे ही उन्होंने अपने बास्टर्ड भाई सर मर्विन फ्लावर्स को भी किंग्सगार्ड बनाया। देन उन्होंने अपने पुराने दोस्त सर लूकास लेगुड को पूरे किंग्स लैंडिंग के गोल्ड क्लोक्स का कमांडर बनाया, यानी कि वो सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर बनाया गया। इतना ही नहीं, अनविन ने पहले ही जाना था कि गोल्ड क्लोक्स में कई सारे लोगों की लॉयल्टी यहाँ वहां पर बिछरती रहती है, और इसीलिए अनविन पिक ने अपने खुद के हाउस के ऑलमोस्ट 700 मैन एट आर्म्स को सीधा गोल्ड क्लोक्स में भर्ती कराया और उनका कमांडर बनाया सर लूकास लेगुड को, ताकि वो चाहते थे कि उनके खास स्पेशल सोल्जर्स उनके नजदीक रहे जो कि उनके भरोसेमंद हो। अनविन ऐसे ही किसी पर भी भरोसा ही नहीं करते, उन्हें बार बार लगता रहता कि कोई ना कोई उन पे अटैक कर देगा और उनको मार डालेगा, और इसीलिए लॉर्ड अनविन पिक ने अपने खुद के 10 बॉडीगार्ड रखे थे जिनको अच्छा खासा पैसा देके उन्होंने एसोस में से यहाँ पर लाया था। जैसे अपने हाथों के 10 फिंगर, वैसे इस अनविन पिक के 10 अलग अलग बॉडीगार्ड्स थे जिनको सभी लोग फिंगर्स कहने लगे। और इन फिंगर्स में एक सबसे तगड़ा फाइटर भी था जिसे सभी कहते हैं टेसारियो द टाइगर। ये बंदा टेसारियो वोलांटिस से बुलाया गया एक सेल सॉर्ड था, और उसी के अंडर बाकी के अनविन के जो भी बॉडीगार्ड्स थे वो काम करते हैं। तो ऐसे ये अनविन पिक के 10 सेल सॉर्ड बॉडीगार्ड थे जिनको फिंगर्स कहा जाता, और इन फिंगर्स में ये टेसारियो द टाइगर जो था उसे मशरूम टेसारियो द थंब भी कहता, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीगार्ड था। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट साउथ के बैटल्स में इस अनविन पिक ने भी हिस्सा लिया था, बट वो बच निकले, और ऐसे उनके बच निकलने का रीजन था ये टेसारियो द टाइगर, टेसारियो द थंब और उसके 9 साथी यानी कंप्लीट फिंगर्स की टीम। तो एनीवेज अभी फिंगर्स हो गए, इसके बाद में आते हैं सर गैरेथ लॉन्ग जो स्टार पाइक पर मास्टर ऑफ आर्म्स थे। तो अनविन पिक ने इसी गैरेथ लॉन्ग को सीधा रेड किप में बुलाया और उन्हें वहां पर भी मास्टर ऑफ आर्म्स बना दिया, और उन्हें एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया टू ट्रेन किंग एगॉन द थर्ड। अनविन पिक चाहते थे कि गैरेथ लॉन्ग किंग एगॉन को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे ताकि किंग एगॉन नाइट बन सके। इसके बाद में लॉर्ड अनविन पिक ने नाइट ऑफ द रिजली ग्लेड सर विक्टर रिजली को भी किंग्स लैंडिंग में बुलाया, और लॉर्ड ऑफ हॉली हॉल लॉर्ड जॉर्ज ग्रेसफोर्ड को भी किंग्स लैंडिंग में लाया। तो ये दोनों वही है जो अनविन पिक के साथ में एक जमाने में कैल्ट्रॉप्स में मौजूद थे। तो उन तीनों का एकदम अच्छा दोस्ती हुआ था। ये तीनों वही है जो सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन होने के बावजूद अच्छी तरीके से सेफली लॉर्ड फुटली के कैसल में वहां पर छुप के बैठे हुए थे, और ये तीनों अभी इस समय पर वापस ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद में इधर रेड किप में मिलते हैं। तो अनविन पिक अपने दोस्त विक्टर रिजली और जॉर्ज ग्रेसफोर्ड को हक करते हैं, और उन दोनों को लॉर्ड अनविन पिक ने अच्छे ऑफिसेस दे दिए। विक्टर रिजली को बनाया गया लॉर्ड कन्फेसर, तो लॉर्ड जॉर्ज ग्रेसफोर्ड को किंग्स जस्टिस का टाइटल दिया गया। देन इसके बाद में अनविन पिक ने सेप्टन यूस्टस को रेड किप में से सीधा फायर कर दिया, उनको बता दिया कि आप बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। एंड इसी के साथ अपने जो 3 क्रॉनिकलर्स ऑफ द डांस ऑफ द ड्रैगन स्टोरी थे उसमें से एक का रिटायरमेंट आ गया। इसके बाद की जो भी कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ मशरूम और मनकन से हमें थोड़ी बहुत पता चलती है। सेप्टन यूस्टस का आई विटनेस अकाउंट यहाँ से खत्म होता है। तो सेप्टन यूस्टस ओल्ड टाउन में जाते हैं स्टोनी सेप्ट में, और वहाँ के न्यू हाई सेप्टन के वो राइट हैंड मैन अच्छे एडवाइजर बने और वहाँ पर वो काम करने लगे। बट दूसरे तरफ लॉर्ड अनविन पिक ने उनके और एक दूर के रिश्तेदार सेप्टन बर्नार्ड को किंग एगॉन का रॉयल सेप्टन बनाया। तो 133 एसी के बीच में जैसे ही विंटर फीवर पूरे वेस्टेरोस में से खत्म होने लगा था, तो वैसे ही अनविन पिक की पावर बढ़ने लगी, और अगले 6 से 8 महीनों में अनविन पिक ने अपने पावर का इस्तेमाल यहाँ वहाँ पर बिना झिझक के करना शुरू कर दिया।
अब पहले तो किंग एगोन द थर्ड इन सभी चीज़ों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर रहा था। वो वैसे छोटा था तो उसे कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी कि कैसे अनविन पिक अपनी खुद की पावर वहाँ पर किंग्स लैंडिंग में बढ़ा रहे थे। बट कुछ ही टाइम के बाद में एगोन को थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता चलने लग गया और एगोन को इन सभी चीज़ों का गुस्सा भी आने लगा। इसमें सबसे पहला गुस्सा आने का रीज़न था सर मार्स्टन वॉटर्स। तो इफ यू रिमेंबर, तो ये सर मार्स्टन वॉटर्स वही थे जिन्होंने एक जमाने में ग्रीन्स के साइड के लिए काम करते करते एगोन द थर्ड के माँ रेनिरा को सीज किया था और उसी के वजह से एगोन द सेकंड बचा था और उसी के वजह से इवन रेनिरा मारी गई थी, जलाई गई थी। बट आज उसी कमीने सर मार्स्टन वॉटर्स को एगोन द थर्ड का लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड बनाया गया था। तो ये चीज अपने छोटे राजा एगोन द थर्ड को पसंद नहीं आई थी और उसे सर मार्स्टन वॉटर्स के मौजूदगी के वजह से बिल्कुल भी सेफ नहीं फील होता। उसी में एगोन द थर्ड को एसोस से आए हुए ये 10 फिंगर्स और स्पेशली टेसारियो द थंब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसका एक छोटा रीजन भी रहा। तो एगोन द थर्ड का एक फेवरेट नाइट होता है सर रॉबर्ट मैसी, जिनके ऊपर उसका काफी विश्वास था। तो एक दिन ये हुआ कि किसी घोड़े को खरीदने के ऊपर से टेसारियो द थंब और इस रॉबर्ट मैसी के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में टेसारियो ने सर रॉबर्ट मैसी को मार डाला। तो इस चीज का भी एगोन द थर्ड को बहुत गुस्सा आया बट अनविन पिक ने उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं किया। इसी में आता है सर गैरेथ लॉन्ग का स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग विथ एगोन द थर्ड। तो सर गैरेथ लॉन्ग वैसे काफी अच्छे तलवारबाजी करने वाले एक बहुत ही अच्छे स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन थे बट वो एज अ टीचर थोड़े से खराब थे क्योंकि ही वॉज अ वेरी स्टर्न, एकदम स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर। उनका अपने स्टूडेंट्स को लेके बिहेवियर काफी स्ट्रिक्ट होता और ये चीज भी एगोन को पसंद नहीं आती। कई बार सर गैरेथ लॉन्ग के स्टूडेंट्स कुछ गलत चीज कर बैठते तो सर गैरेथ लॉन्ग उनको पकड़ पकड़ के मारते। अगर किसी ने अपना फुटवर्क गलत किया, किसी ने अपनी स्वॉर्ड गिरा दी तो सर गैरेथ लॉन्ग उसे एक एक दिन 2-2 दिन खाना भी नहीं खिलाते। किसी ने अपने एक्स को गिरा दिया तो गैरेथ लॉन्ग उसका सर पानी में डुबा देते और उसको नंगा करके पीटते। तो ये सर गैरेथ लॉन्ग मतलब एक बहुत ही डेंजरस टीचर थे और अभी ये टीचर बने थे एगोन द थर्ड के। अब ऐसा नहीं था कि एगोन ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था, वो भी चाहता था कि वो अच्छा फाइटर बने, एक अच्छा नाइट बने। बट सर गैरेथ लॉन्ग के ऐसे भयानक टीचिंग के बाद में उसे कोई भी चीज करने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। गैरेथ लॉन्ग के डर से ही कई बार एगोन द थर्ड अपनी तलवार गिरा देता और कुछ ना कुछ यहाँ वहां अतरंगी चीज कर बैठता और उसके वजह से सर गैरेथ लॉन्ग को बेहद गुस्सा भी आता क्योंकि वो पहले से एक बहुत ही गुस्सैल आदमी थे और वो चाहते तो थे कि एगोन द थर्ड को भी वो लाफा मार दे या फिर उसका भी सर पकड़ के वो पानी में डुबा दे बट वो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि एगोन द थर्ड इज द किंग ऑफ 7 किंगडम्स। कई बार सर गैरेथ एगोन पर चिल्लाते, उसको जोर से गाली वगैरह भी देते बट देन किंग एगोन द थर्ड ये सब चीजें सुनते ही अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड वहीं पर फेंकता और अपने रूम में चला जाता। फिर उसके बाद सर गैरेथ लॉन्ग को उसको मना कर नीचे वापस ट्रेनिंग यार्ड में लाना पड़ता। तो यही सब चीजें हफ्ते 2 हफ्ते चलती ही रहने लग गई। तो यहाँ पर सर गैरेथ लॉन्ग ने एगोन द थर्ड का एक वीक पॉइंट ढूंढ के निकाला। सर गैरेथ लॉन्ग ने अनविन पिक से परमिशन ली और उन्होंने गेमोन पेल हेयर को राजा का विपिंग बॉय बनाया। तो इसका मतलब सिंपल है कि छोटे एगोन द थर्ड ने ट्रेनिंग करते करते कुछ गलती की तो उसकी सजा मिलेगी गेमोन को। एगोन द थर्ड गैरेथ लॉन्ग की बात नहीं मानता था तो गैरेथ लॉन्ग को काफी गुस्सा आता। उसे लगता कि मैं अगर टीचर हूं तो उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वरना तुम्हें मार पड़ेगी। बट यहाँ पर गैरेथ लॉन्ग एगोन द थर्ड को तो मार नहीं सकता तो उसके अंदर जो भरा हुआ ईगो था उसको कोई आउटलेट ही नहीं था। गैरेथ लॉन्ग के अंदर भरा हुआ ईगो उसे बहुत हर्ट करने लगा था
और उस ईगो का आउटलेट निकालने के लिए उसे कोई तो चाहिए था एंड वही बना गेमॉन पेल हेयर। पहले तो एगॉन को समझा ही नहीं कि ये हुआ क्या है, बट एक दिन ट्रेनिंग करते करते उसे समझ में आ गया कि उसके साथ कैसा गेम सर गैरेथ लॉन्ग ने खेला है। उस दिन एगॉन द थर्ड ट्रेनिंग करते करते कुछ गलत फुटवर्क करता है, उससे बराबर से तलवार चलती नहीं है, तो सर गैरेथ लॉन्ग उसे चिल्लाकर डांटते हैं। तो एगॉन द थर्ड ने बिल्कुल भी गैरेथ लॉन्ग की बात नहीं मानी। तो जैसे ही वो हुआ तो सर गैरेथ लॉन्ग के अंडर काम करने वाले 2 नाइट्स ने सीधा पकड़कर छोटे गेमॉन को उस ट्रेनिंग यार्ड में लाया और एगॉन द थर्ड के सामने उस छोटे गेमॉन को कमीने गैरेथ लॉन्ग ने 2 झापड़ मारे। जैसे ही वो हुआ तो छोटा गेमॉन बेचारा रोने लगा और दूर खड़ी हुई जहेरा भी ये सब देख के रोने लग गई। एगॉन द थर्ड को वहां पे बेहद गुस्सा आया था, बट वो क्या ही करेगा। वो कुछ भी सर गैरेथ लॉन्ग को गलत कह देता है या फिर वो उसकी कमांड्स नहीं मानता है तो गैरेथ लॉन्ग वहां पर वापस से गेमॉन को झापड़ मार देगा। तो एगॉन द थर्ड ने अपने रुमाल से अपने छोटे यार गेमॉन के होठों का खून साफ किया और उसको अपने गले से लगाकर साइड में बिठाया और वापस तलवार उठाकर जो भी सर गैरेथ लॉन्ग कहते हैं उन हुकुम को सर आंखों पे रखते हुए चुपचाप ट्रेनिंग करने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे एगॉन द थर्ड की सर गैरेथ लॉन्ग के अंडर ट्रेनिंग शुरू होती है। एक जगह पर हमेशा गेमॉन पेल हेयर को रखा जाता। अगर कुछ भी एगॉन द थर्ड की गलती होती तो कमीना गैरेथ लॉन्ग और उसके अंडर के जो भी मेन एट आर्म्स थे वो उस छोटे बेचारे गेमॉन पेल हेयर को पीटते। और वैसा ना हो इसलिए एगॉन द थर्ड जितनी कम मिस्टेक्स उससे हो वो ट्राई करता। एंड उसी के वजह से धीरे धीरे ना चाह के भी एगॉन द थर्ड सर गैरेथ लॉन्ग के अंडर एक अच्छा फाइटर बन के उभर के आने लगा। तो इसी तरीके से ऐसे ही दिन कट ही रहे थे कि एक दिन रेड किप के दरबार में अनविन पिक ऐसे ही आए और उन्होंने अपनी एक पावर मूव कर डाली। अनविन ने कई सारे लोगों को वहां पर दरबार में बुलाया था, कई सारे लॉर्ड्स, अलग अलग नोबलमैन, छोटे मोटे स्मॉल फोक, ऐसे कई लोगों से रेड किप का दरबार खच्चा खच भरा हुआ था। और ऐसे ही सबके सामने पावर मूव करते हुए अनविन पिक ने कह दिया, आप सभी का यहां पर स्वागत है। मैं हूं लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म, हैंड ऑफ द किंग एगॉन द थर्ड, लॉर्ड अनविन पिक। मैं तब तक रीजेंट हूं, तब तक हैंड हूं, जब तक अपना राजा एगॉन द थर्ड 16 साल का नहीं होता। वैसा होने के लिए अभी भी 3 साल है और जब तक वो ना हो तब तक मैं जो कहूंगा वही होगा। हमारे पहले का हैंड एक कायर के तरह मुंह छुपा के रहता और वो अंधा था, बट हमें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, किसी काले हुड में रहने की जरूरत नहीं। मैं ना अंधा हूं और ना ही अपाहिज। मैं ऐसा हैंड हूं जो तलवार भी चला सकता है। लॉर्ड अनविन पिक ने ऐसी दहाड़ मार के चिल्लाकर उन्होंने अपने म्यान में से एक मैसिव तलवार को बाहर निकाला और सभी के वहां पर होश उड़ गए और सभी जोर जोर से ताली सीटी मारने लग गए। ये वलेरियन स्टील तलवार थी ऑर्फन मेकर। तो अगर आपको याद है तो ये ऑर्फन मेकर स्वॉर्ड एक्चुअली बोल्ड जॉन रॉक्सटन की थी। इसी ऑर्फन मेकर तलवार से जॉन रॉक्सटन ने ह्यू द हैमर को मार गिराया था। तो जब सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन में जॉन रॉक्सटन फिसल कर बहुत ही बुरी तरीके से फनी वे में मरते हैं तो वहां पर उन्हीं के आसपास टेसारियो और फिंगर्स भी थे और उसमें से ही किसी ने तो इस तलवार ऑर्फन मेकर को उठाकर सीधा दे दिया लॉर्ड अनविन पिक को। और उन्होंने तब से अब तक इस हाउस रॉक्सटन के वलेरियन स्टील तलवार ऑर्फन मेकर को सीधा अभी हाउस पिक का ही बना दिया था और उन्होंने उसी तलवार को यहाँ पर सबके सामने निकाल कर दहाड़ मारी कि वो एक पावरफुल लॉर्ड है। और इसके साथ साथ ही अनविन पिक का राइज अभी कंप्लीट हो चुका था और उनका ब्रूटल रूल पूरे किंग्स लैंडिंग में शुरू हो गया।
तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानियाँ ऐसे ही शुरू रहेगी अंटिल द एंड ऑफ द बुक। तो अभी बुक खत्म होने के लिए यही कुछ 10-12 एपिसोड्स और बाकी है, वो कुछ भी आपके मिस आउट ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन लॉर्ड्स एंड लेडीज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।